This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाजरीन, वेलकम टू द मार्केट शो। मैं हूं अली नासिर। आज इस मौजू के ऊपर नाजरीन हम गुफ्तगू करेंगे, वो ये है हमारे यहाँ अब एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया। प्रॉपर्टी में पाकिस्तान में बहुत सारा पैसा लगा हुआ है, शायद जीडीपी की एक बहुत बड़ी परसेंटेज, और शायद ऑफिशियल जीडीपी के मैनी टाइम्स हो सकता है प्रॉपर्टी में लगा हो। बड़ी ऑब्जेक्शनेबल किस्म की या कंट्रोवर्शियल किस्म की स्टेटमेंट होगी अगर ये मैं बोलूँ कि जीडीपी के बराबर पैसे जो हैं या उससे कहीं ज़्यादा पैसे जो हैं वो पाकिस्तान की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टेड हैं। ऑफिशियल जीडीपी फिगर की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर जब उस पर टैक्स लगाने की बात आई तो मामला बहुत ही ज़्यादा संगीन और गंभीर नौइयत का हो गया। लेकिन फिर प्रॉपर्टी डेवलपर्स, कुछ स्टेक होल्डर्स, बिज़नेस कम्युनिटी, इन सब ने जाकर मुलाकात की। इसहाक डार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐसा तासुर मिला कि सारे मसाइल हल हो गए। और इस मामले में हम बात करेंगे बहुत ही अहम शख्सियत से आज, जनाब हनीफ गौहर साहब, जो कि चेयरमैन आबाद और इसके अलावा नायब सदर FPCCI। वेलकम करूँगा सर। बहुत शुक्रिया आपके शो में बुलाने का। हनीफ गौहर साहब, असल में सबसे पहले तो इस मसले की गहराई और पेचीदगी को समझना बहुत ज़रूरी है कि असल में इस टैक्स की इम्प्लिकेशन क्या है, क्योंकि बायर के लिए इसकी अलहदा इम्प्लिकेशन है, सेलर के लिए इसकी अलहदा इम्प्लिकेशन है, और ज़ाहिरी बात है जब रजिस्ट्रार के पास जाएंगे तो अलहदा इम्प्लिकेशन होगी, और FBR जब असेस करेगी उसके बाद कैपिटल गेंस टैक्स 3 साल से कम अरसे के अंदर अगर बेचने की कोशिश की तो फिर उसकी इम्प्लिकेशन फ़र्क होगी, अगर मैं दुरुस्त कह रहा हूँ तो। इसमें यानी मल्टी पार्टी और मल्टी स्टेक होल्डर इंटरेस्ट इसमें इन्वॉल्व है। थोड़ा सा इस पेचीदगी को एक्सप्लेन कर दें, फिर उसके बाद मैं हल के बारे में बात करूँगा कि आप क्या हल लेकर आए वहाँ से। देखें, सबसे पहले तो आपने सही फरमाया। सबसे पहले तो ये रातों रात जो शब खून मारा गया, सबसे पहले तो हमने इस पर एहतजाज रिकॉर्ड किया कि ये कोई तरीका नहीं है कि कोई 60 साल से मुल्क के अंदर आपका एक कानून चल रहा है और आप बगैर स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिए हुए हुकूमत वक्त एक 30 तारीख तक एक कानून हो और 30 के बाद 1 जुलाई से सुबह नया कानून इम्प्लीमेंट हो जाए। उसके लिए यकीनन ना कोई इन्वेस्टर तैयार होता है, ना कोई बाशऊर आदमी तैयार होता है। तो जब आप इस किस्म का एक्ट करते हैं तो जो आपका इन्वेस्टर होता है उसका जो कॉन्फिडेंस है वो शेक हो जाता है। इस पर हमने एहतजाज रिकॉर्ड किया, और ये एहतजाज हमने अभी रिकॉर्ड नहीं किया। ये जब एक टैक्सेशन का मामला हमारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ एक हमने फिक्स टैक्सेशन का इशू उठाया था कि आप ऐसा करें कि ताकि ये मार्केट से करप्शन ख़त्म हो जाए, FBR के डिपार्टमेंट से करप्शन ख़त्म हो जाए। उस करप्शन को ख़त्म करने के लिए हमने फिक्स टैक्सेशन पर गए थे। तो हमने जितनी हमारी जो प्रॉपर्टीज़ है, जितनी बिल्डिंग्स बनती हैं, उनको हमने फाइनल लायबिलिटी के तौर पर एक फार्मूले के तहत गवर्नमेंट के साथ 4 महीने मीटिंग करने के बाद एक फार्मूला तय हुआ, और उस फार्मूले के अंदर हमारा पूरा सेक्टर जो है तो फिक्स टैक्सेशन पर आ गया। उस वक्त वो एक अलग इशू है। मैं आपको दोनों चीजें के अलग अलग बताना चाहता हूं। इसको असल में मैं एक अब आपके पर्सपेक्टिव से पहले बात करता हूं, क्योंकि बात यह है कि लोग थोड़ा मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं इस पूरे इशू को। आप आबाद ओपन प्लॉट्स में डील नहीं करती जी, मैं सही बोल रहा हूं? मतलब ओनली टिल द पॉइंट दैट यू डील से मुराद ये है कि परचेज तो करती है, आप परचेज करती है, बट आफ्टर दैट बिल्डिंग किस पे बिल्ट अप यूनिट्स। यस, राइट, यस। मतलब व्हाट आई अंडरस्टैंड कि प्रॉपर्टी डेवलपमेंट उससे क्या है, वैल्यू एडिशन है। यानी कि अगर कोई खाली प्लॉट है तो उससे कोई इकोनॉमिक इनपुट नहीं आ रहा। मैं एक वैसे बात कर रहा हूँ, आबाद का कोई भी मेंबर होगा या कोई भी बिल्डर और डेवलपर होगा, वो क्या करेगा, प्लॉट खरीदने के बाद उस पर कुछ बिल्ड करेगा, वैल्यू एडिशन होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, सीमेंट खरीदेगा, एलाइड इंडस्ट्री को सपोर्ट करेगा। 70 इंडस्ट्रीज वाबस्ता है उनसे, 70 की 70 इंडस्ट्री एक्टिवेट हो जाएंगी जी। तो आप फर्क हैं, और वो लोग जो स्पेकुलेशन वाले एक और ग्रुप है, देखें इसमें आपको सेपरेट थोड़ा सा करना पड़ेगा। अब तो मसला हल हो गया ना? नहीं, बिल्कुल करना पड़ेगा, और हम इस पे एग्री करते हैं। हमारा ओपिनियन डिफरेंट है, उनका डिफरेंट है। वी आर नॉट स्टेट एजेंट, वी आर अ बिल्डर एंड डेवलपर। यस, ऑफ कोर्स, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, आपकी स्टडी बिल्कुल ठीक है। हम डिफरेंशिएट करते हैं। मैंने आपको जो बात बताई वो बिल्डर्स की बताई कि हमने फिक्स टैक्स जो है, हम जो बिल्डिंग बनाते हैं, जितना आप ये समझें कि जितना स्क्वायर फीट एरिया हम कवर्ड करते हैं अपनी बिल्डिंग में, लेट्स सपोज कि आप 1 लाख स्क्वायर फीट एरिया है किसी बिल्डिंग का, तो
हमने ये कहा कि सर ये जो है पहले आप नोटिस आया करते थे और उनके साथ हमको दुनियादारी, आपको पता है पाकिस्तान में तो सब समझते हैं कि दुनियादारी वगैरह करके तो आपके कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर के साथ हमें अंडरस्टैंडिंग करनी थी। तो आपके पास वो टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट नहीं होते जो कि हो सकते। प्यार और मोहब्बत से आपने दुनियादारी का जिक्र भी कर दिया है, मैं खुद परेशान हो गया कि ये दुनियादारी का जिक्र भी आपने कर दिया और मुझे पता भी नहीं लगा। अच्छा, दुनियादारी तो समझाया इसी तरह जाता है ताकि बाशऊर लोग, समझदार लोग उस दुनियादारी का लफ्ज समझ जाएं। लेकिन वो दुनियादारी लोगों की पानी की टंकियों से निकल रही है ना। वो दुनियादारी देखें, अगर इस मुल्क के अंदर दुनियादारी ना हो तो मैं नहीं समझता कि शायद कोई भी ऐसा इदारा बचा हो जहां दुनियादारी के बगैर किसी का कोई काम हो जाता हो। कोई ऐसा इदारा आप नहीं बता सकते। अनफॉर्चुनेट, ये मैं समझता हूँ कि हमारी बदकिस्मती है कि हम इतने खूबसूरत मुल्क के अंदर, इतने अच्छे मुल्क में रहते हैं, लेकिन अगर हम किसी दुनियादारी बगैर किए जाके कोई काम करना चाहें, किसी जगह से कोई सर्टिफिकेट लेना चाहें, कोई कंप्लीशन लेना चाहें या दीगर कोई भी काम हो किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट से, मैं किसी एक डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा, हर डिपार्टमेंट में पहले आपको दुनियादारी करनी पड़ेगी और उसके बाद जाकर आप कोई ना कोई रिलीफ ले सकेंगे। तो हमने ये उनको समझाया बैठ के कि जनाब आपकी टैक्स कलेक्शन इस तरह से ये बढ़ सकती है 400%। तो आप देखें कि हमारा इंटरेस्ट क्या था, हम टैक्स कलेक्शन हुकूमत को देना चाहते थे। जो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं वो चाहते हैं कि मैक्सिमम टैक्स कलेक्शन जो है हुकूमत पाकिस्तान के पास जाए ताकि वो इस्तेमाल हो किसी अच्छे कामों के अंदर। लेकिन उस टैक्स की एक इम्प्लीकेशन, आई बी वेरी फ्रैंक, देखें जब एक बिल्डर है, आई टॉक अबाउट कराची राइट नाउ, उसके बाद बाकी हम तो क्या है कि प्राइस जो भी है वो डिटरमिन करता है एट द टाइम ऑफ एडवर्टाइजमेंट। माइनर वेरिएशंस हैं, इसमें कोई शक नहीं है, वेरिएशंस आती हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, एस्केलेशन भी लोग करते हैं, रिवीजन भी करते हैं, कुछ मार्केट नॉर्म्स भी चेंज होते हैं। तो आप लोगों के लिए इतना बड़ा ये मेजर इशू नहीं होता क्योंकि प्राइस डिटरमिन ऑलमोस्ट इनिशियली हो जाती है, अगर मैं सही कह रहा हूँ। बाकी प्रीमियम्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है मार्केट, लेकिन वेरिएशन इतनी ज्यादा नहीं है, मेरा जो ख्याल है। आप क्या कहते हैं, जो एडवर्टाइज्ड अमाउंट होती है हर प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट वही होती है, ऑलमोस्ट सही फरमा रहे हैं आप। फिर बाद में एस्केलेशन होती रहती है, अप्रिसिएशन मार्केट। देखें वो अप्रिसिएशन जो भी होती है ना, हम एस्केलेशन चार्ज अपने किसी कस्टमर से नहीं करते। एक दफा हमारा आपके साथ कोई कमिटमेंट हो गया कि हमने इस रेट पर आपको ये अपार्टमेंट दे दिया या ये दुकान दी है, तो हम कभी भी एस्केलेशन चार्ज नहीं करते। ठीक है, वो अगर कोई एस्केलेशन होती भी है तो वो हम अपने प्रॉफिट से माइनस करते हैं, क्योंकि अगर हमने अपना जो टाइम आपको दिया हुआ है उस टाइम पर अगर हमने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया और आपने भी अपना कमिटमेंट पूरा किया और हमने भी अपना कमिटमेंट पूरा किया, तो उसके अंदर कोई एक्सलेशन वाली बात हो ही नहीं सकती। सारे बेजेस रखे हुए होते हैं। आपका तो प्रॉब्लम डॉक्यूमेंटेशन का है ही नहीं ना यहाँ पर। देखें आपका तो प्रॉब्लम नहीं है डॉक्यूमेंटेशन। हमारा डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम इस वजह से नहीं है क्योंकि हमारा तो ये फिक्स टैक्स का मामला था। ठीक है, सही है। अच्छा, फिक्स टैक्स का मामला हमने 400% का प्रपोजल गवर्नमेंट को दिया और आपने देखा होगा कि जनाब इसहाक डार साहब ने आबाद हमारी एसोसिएशन का 3 दफा नाम लिया कि ये आबाद के कहने के ऊपर ये प्रपोजल हम इसका हिस्सा बना रहे हैं बजट का। उस बजट से अप्रूवल हमारी हुई और हमारे फिक्स टैक्स 4 हिस्सों में हुए। एक आम आदमी को जो रिलीफ, आम आदमी का मकान जो है छोटा होता है तो हमने 750 फीट तक की कैटेगरी रखी। 750 फीट पे उस आम आदमी के मकान से सिर्फ 20 रुपए चार्ज होगा और 1500 तक मकान 750 से 1500 पे 40 रुपए का फिक्स टैक्स कर दिया पर स्क्वायर फीट की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, और 1500 एंड अबव अगर कोई अपार्टमेंट मकान बनता है उसके ऊपर 70 रुपए का टैक्स हमारा। ये वो है जो फिक्स टैक्स है, यानी बिल्डिंग जब नहीं बनेगी जब अप्रूवल कराएंगे। अच्छा। अप्रूवल कराएंगे जनाब, ये सारा इनकम टैक्स हमने एडवांस देना है गवर्नमेंट को। अप्रूवल यहाँ से करानी है सिटी गवर्नमेंट से और उनके ज़ेली इदारों से, और एफबीआर उसमें इन्वॉल्व होगा। एफबीआर को हम बताएंगे ना। अच्छा। कि ये अप्रूवल हम करा रहे हैं और उसका 5% हम एफबीआर को इन एडवांस जमा कराएंगे। हमारी जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, हमने कहा कि वो प्रोजेक्ट हम इनिशियल वेरी फर्स्ट डे से आपके साथ शामिल कर लेंगे आपके एफबीआर के सिस्टम में। आप तो उसमें तो जितनी अप्रूवल होगी तो नीचे ड्राइंग पे लिखा हुआ होता है इतने लाख स्क्वायर फीट है, तो जितने लाख स्क्वायर फीट हुआ उसका 5% हमने आपको करवा दिया एडवांस डिपॉजिट और 95% की ट्रांचेस बन गई जितने साल की हमें एनओसी फॉर सेल मिली है। अथॉरिटी तो हमें है ना, चाहे वो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो चाहे कोई भी अथॉरिटी हो, तो जो अथॉरिटी ने हमें जितने साल की एनओसी दी उतने साल पर 4-4 महीने की ट्रांचेस बन गई। एवरी 4 मंथ जो है हमने एडवांस इनकम टैक्स जमा कराना है। अब क्या गवर्नमेंट को क्या फायदा हो रहा है कि हम साथ साथ हमारा काम भी चल रहा है, गवर्नमेंट के खजाने में पैसे भी हम जमा करा रहे हैं। एंड ऑफ द डे हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ,
और वहां पर उसके गवर्नमेंट के पास कोई बैलेंस बचा ही नहीं, हमने सारी पेमेंट उनको कर दी और उनसे हमने You don't have an issue with it. Of course we are happy for that. कोई इशू आबाद के साथ मसला रियल एस्टेट वालों का है ना सर, रियल एस्टेट वालों के हवाले से। अब ओपन प्लॉट को आपने पकड़वा दिया, वहां जाके अपने साथ लेकर गए, उनको पकड़वा दिया आपने। नहीं, वो तो खुद पकड़े गए, हम नहीं पकड़वाने के लिए कहा था, हमने तो अपोज किया था। अगर ऑन एयर आप मुझसे पूछना चाहते हैं अच्छा, तो हमने तो ये कहा था कि जो गवर्नमेंट की जो डीसी वैल्यूज हैं, जिनके पास इख्तियार है, वही डीसी वैल्यूज को कंटिन्यू करें आप जो है। अच्छा, यू वांटेड कि वही जो हमने तो राइटिंग के अंदर भी यही दिया है, जो एग्जिस्टिंग जो डीसी वैल्यूज पूरे पाकिस्तान की टेबल बनी मुतमईन है उससे वही रखा जाए। हमने कहा था वही मुतमईन है, वही रखा जाए। अगर कोई इनहेंस करना चाहता है, मार्केट वैल्यू पे ट्रांसफर करना चाहता है, उसके लिए 1% की स्कीम दे दें। सीधी सादी बात यह है ना कि आपका तो ये वाला झगड़ा ही नहीं था, आपका झगड़ा सिर्फ फिक्स टैक्स का था, जो आपने रिजॉल्व कर लिया बड़ा एमिकेबली, क्योंकि आपने कहा जी 5% हम दे देंगे। अब उनका इशू जो है वो बहुत ज़्यादा सिवियर नेचर का है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान का पैसा ओपन प्लॉटों में लगा हुआ है। पैसा उनका ही होगा जिनके पैसे वाले लोग हैं। यू हैव अ डिफरेंट चैलेंज। देखिए, और आपके पास ऑप्शन कोई नहीं है। अगर आप रियल एस्टेट में पैसा नहीं लगाएंगे, अली साहब आप भी अगर आप अब्रॉड बैठे में, आप यहाँ पर इंडस्ट्री तो नहीं लग सकती है। आपकी इंडस्ट्री इसलिए नहीं लग सकती है कि गवर्नमेंट के पास ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, तो इंडस्ट्री हवा से तो नहीं चल सकती है। इंडस्ट्री को चलाने के लिए तमाम बेसिक चीजें तो आपको प्रोवाइड करनी है। बड़ी अहम गुफ्तगू आप कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और नाजरीन कुछ मज़ेदार किस्म के सवालात भी पूछूंगा, कुछ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के रेफरेंस से और कुछ ऐसे भी जो कि हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री को भी जो है रिलेट करते हैं। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, गुफ्तगू हमारी जारी है। हम बात कर रहे हैं जनाब हनीफ गौहर साहब के साथ, जो कि चेयरमैन आबाद और नायब सदर FPCCI हैं। आजकल टेलीविज़न के ऊपर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं ख़ास तौर पे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर भी उसमें दिखाई दिए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कह लीजिए या प्रेस के सामने जो हाजिर हुए थे, वज़ीर ख़जाना उनके दाहिने हाथ पर खड़े हुए थे और तब भी बिल्कुल चेहरे पर ऐसे ही मुतमईन बख्श मुस्कुराहट थी। अच्छा, एक चीज़ मेरे जहन में क्लियर नहीं है, वो क्लियर कर दें, फिर उसके बाद मैं आपके साथ जो है वो पेचीदा किस्म के कुछ सवाल पूछूंगा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों के ऊपर इम्प्लीकेशन अब ये है कि अब आप किसी से प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए जा रहे हैं, अब वो 3 साल से कम के अरसे में आपको प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं। उसने पिछली डीड करवाई हुई है या पिछली कन्वेंस कराई हुई है या वो भी उसने प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट कराया हुआ है, वो एक कम प्राइस पे कराया हुआ है। अब आपके साथ करेगा तो रिवैल्यूएशन के बाद करेगा। टैक्स वो जो बेयर करेगा फर्स्ट टाइम का, वो कौन सा टैक्स बेयर करेगा? कैपिटल गेंस टैक्स इफ लेस देन 3 इयर्स वो आपको सेल कर रहा है, क्या उस पर अप्लाई होगा? और आप खरीदेंगे तो इम्प्लीकेशन क्या बायर के ऊपर जाएगी? आप तो रजिस्ट्रार के जितने पैसे होंगे उस टाइम पे आप वो पे करेंगे, वो भी काफ़ी बन जाएगा रजिस्ट्रार फी प्लस दुनियादारी। दुनियादारी का लफ्ज़ बड़ा खूबसूरत आपने निकाला जी। देखें, जो आप बात कर रहे हैं 3 साल से पहले, तो चाहे कोई भी प्रॉपर्टी, आप ये समझ रहे हैं कि आज से स्टार्ट हुआ है, हाँ। और 3 साल के बाद अगर वो मिसाल ये ले लें कि आज 2016 है और 2019 में अगर वो 2.5 साल के बाद प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसके सिर्फ 6 महीने रह गए, तो सबसे अपनी कंफ्यूजन ये क्लियर करना, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। जिस दिन से प्रॉपर्टी किसी ने खरीदी, जिस दिन से उसने अपने नाम पे ट्रांसफर कराई, सेल डीड हुई है, उस दिन से उसके 3 साल काउंट होंगे। अगर वो पहले साल में बेचेगा तो जितना उसने गेन किया होगा, अब मैं आपको गेन का भी बहुत लोगों का फर्क दिमागों के अंदर है कि शायद वो पूरी प्रॉपर्टी जी। उसका मकसद ये हुआ कि अगर आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी, ठीक है, और आपने 1 साल के अंदर बेची, तो अब आपको 10% उसमें गेन देना है। और बेची कितने की? आपने 1.5 करोड़ की मिसाल के तौर पर बेची, ठीक है। अब जो 1.5 करोड़ का जो डिफरेंस है 50 लाख रुपए, उस 50 लाख पे गेन आपने देना है, 5 लाख रुपए गेन देना है आपने टैक्स। इस तरीके से ये कैलकुलेट होगा। वो भी बहुत है सर, वो 15 लाख आपको नहीं देना, आप समझ रहे हो कि 1.5 करोड़ पे 10% देने, लेकिन वो भी बहुत, ठीक है, बहुत तो है। अच्छा देखिए, इसको डिस्करेज करने के लिए हुकूमत ये काम कर रही है ताकि पैसा यहां से निकल के किसी और इंडस्ट्री में भी जाए। सर, मैंने देखा है 10-10 करोड़ रुपए की डीलों के ऊपर ना 10,000 रुपए के पीछे लड़ाई हो रही होती है वहां पर रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर। ब्रोकर कभी फाइल छुपा रहा होता है, कभी ऊपर रख रहा होता है, कभी नीचे कर रहा होता है। वो तो ब्रोकर 10-10 हज़ार रुपए के लिए लड़ाइयां हो रही हो, वो तो ब्रोकर के कमीशन की बात हो रही है ना अब आपकी। देखिए, नहीं, मैं वैसे बोल रहा हूँ, इतनी बड़ी डीलों के अंदर लोग 10-10 हज़ार के पीछे भी लड़ाई करते हैं, तो 5 लाख तो बहुत बड़ी रकम है। देखें, गवर्नमेंट अगर कोई भी टैक्स लगाती है या कोई भी इम्पोज होता है टैक्स जो है,
ऑफ कोर्स अगर आप वो ट्रांजैक्शन आप करते हैं तो फिर आप अपनी कैलकुलेशन को सामने रखते हुए कर रहे हैं सारी, बिजनेस माइंडेड। अगर आप 50 लाख कमा रहे हैं तो आप ये समझेंगे ना मैंने 45 लाख कमा लिए, तो अगर 5 लाख आपने अच्छे पाकिस्तानी होने का सबूत दिया और गवर्नमेंट को दे दिया तो क्या फर्क पड़ता है? ये दुनियादारी के बगैर ऑफिशियल टैक्स है, ये इसमें तो कोई दुनियादारी नहीं है। एफबीआर तो आपसे दुनियादारी की बात ही कोई नहीं कर रही, कह रही है नेशनल बैंक में जाके जमा करा दो। ये हमारा कानून है। और अगर आपने दूसरे साल बेची प्रॉपर्टी तो कहते हैं फिर 7.5% जमा करा दो। तीसरे साल आपने बेची, आप 5% के जुमरे में आ गए, फिर उसके बाद खत्म। फिर उसके बाद 3 साल तक आप रख लें उसी प्रॉपर्टी को, कोई टैक्स नहीं है। 3 साल तक आपने होल्ड करनी है। ये जो बरसाती मेंढक है, बेसिकली गवर्नमेंट ने उन बरसाती मेंढकों को खत्म करने के लिए एक सख्त सवाल है, सख्त सवाल। बिल्कुल करें। आप गए इस्लामाबाद, वहाँ उन्होंने आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स वैक्स लगा दिए। जिन लोगों ने बाहर के मुल्क प्रॉपर्टियाँ रखी हुई हैं और उनमें से बहुत सारे लोगों के साथ मुमकिन है आपकी मुलाकात भी हुई हो जब आप वहाँ गए हों, तो मुझे बताएं उन पे कैपिटल गेन्स टैक्स लागू नहीं होगा? वो तो कह देंगे जी हमारी आमदनी दूसरे मुल्क की है। दैट्स वेरी अनफेयर। इफ आई इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी इन माई ओन कंट्री तो आई फेस द इम्प्लीकेशन ऑफ कैपिटल गेन्स टैक्स। लेकिन अगर कोई जाकर दुबई के अंदर या किसी और मुल्क के अंदर जाकर, कनाडा में जाकर प्रॉपर्टी खरीद ले, जैसे आजकल बड़ा ट्रेंड है कनाडा में प्रॉपर्टी खरीदने का, उन तमाम लोगों के उनका भी फिर कैपिटल गेन्स टैक्स, उन तमाम लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। यस, मैं अपने हर टीवी प्रोग्राम के अंदर ये कहता हूं कि देखें एफबीआर वालों सुनो मेरी बात, हुकूमत वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब मेरी बात सुने। अब आप इस मुल्क के लिए अगर आप सिंसियर हैं तो खुदारा इस मुल्क को कर्जों से निजात दिला दें, हमारी आने वाली नस्लों को कर्जों से निजात दिला दें। जो हर बच्चा आज हमारा पैदा होता है वो 1.25 से 1.5 लाख रुपए का मकरूज पैदा होता है। 68 बिलियन डॉलर्स के मकरूज हैं हम पाकिस्तान। अगर आप 8 TORs की मीटिंग कर चुके हैं, जो ये ऑफशोर कंपनीज की बात हो रही है, पनामा लीक्स सारी प्रॉपर्टीज हैं। देखें, मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये मैं 1.5 महीने पहले अपने प्रोग्राम एक कामरान खान शो में कर आया था, ये मैं प्रपोज कर आया था। ये पिछले हफ्ते जो है तो नरेंद्र मोदी ने प्रपोज किया उसी किस्म का फॉर्मूला जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1.5 महीने पहले कर आया था। उन्होंने 31 दिसंबर दे दिए तमाम ऑफशोर कंपनीज के मालिकान को कि आप लोग 31 दिसंबर तक अपने डिक्लेयर करें, वरना गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेगी। इस वक्त भी गवर्नमेंट के पास तमाम लोगों की प्रॉपर्टीज की डिटेल्स मौजूद हैं, किसकी दुबई में, किसकी कनाडा में, किसकी मलेशिया में, किसकी श्रीलंका में, किसी की अमेरिका के अंदर है। मैं ये प्रपोज कर रहा हूं, लग नहीं रहा, मेरे पे लग रहा है तो फिर हर बंदा कहेगा ना मेरे साथ जुल्म है। आपके साथ आगे की बात कर रहा हूं, आप तो ये तो छोटे टैक्स की बात कर रहे हैं, मैं तो पाकिस्तानियत के लिए, ये अगस्त का महीना है, पाकिस्तान बनने का महीना है, 14 अगस्त हमारे सर पर है। मैं तो ये रिक्वेस्ट करता हूं वजीर आजम पाकिस्तान को कि आए, एक कदम बढ़ें और आप जो है ऑफशोर कंपनियों को और तमाम लोगों को 31 तारीख तक का टाइम दे, 31 दिसंबर का आप कहें और पहले कौमी असम्बली से बिल पास करवाएं कि ये जो पैसा जितना बाहर से रेमिटेंस आएगी इस मद में, जो हम एमनेस्टी ऑफर कर दें ना, एमनेस्टी अगर मुल्क की खातिर एमनेस्टी देनी है तो दे दें। आप दूसरों की डिक्टेशन से बाहर आ जाएंगे ना, आपको IMF की डिक्टेशन से बच जाएंगे, आपको वर्ल्ड बैंक की डिक्टेशन से बच जाएंगे। आप बिल ये पास कराएं कि जनाब ये तमाम का तमाम पैसा जो है हम मुल्की कर्जे अदा करने के लिए आपसे कलेक्ट कर रहे हैं। तो जितनी ऑफशोर्स कंपनियां बाहर हैं जिन्होंने ऑफिशियल तरीके से लेकर गए, वो तो घबराएंगे नहीं, वो तो आपको कल आप उनसे सवाल करेंगे तो शायद वो डिक्लेयर करें। लेकिन मेजॉरिटी ऐसे लोग हैं कि जिनके अनऑफिशियल तरीके से पैसे गए हुए, वो तमाम के तमाम आपके उस बड़ी एमनेस्टी में आ जाएंगे और आपके पास बिलियंस और बिलियंस जो है तो डॉलर्स इकट्ठे हो जाएंगे। वो इकट्ठे करें और आप चुपचाप वर्ल्ड बैंक को कहें जी बहुत शुक्रिया, इतने अरसे तक आपने हमारी मदद की, हमारा मुल्क अब अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, हमारी कौम जाग गई है और हमारी कौम अपना पैसा वापस करना चाहती है। वैसे आपको सिफारतकार होना चाहिए, क्योंकि जिस डिप्लोमेसी के साथ आपने जो बात कर दी और जिससे कह दिया आपने, तो उससे फिर सर देखे सभी हिट होते हैं। जितने लोग आप पता है कि ज़्यादातर ऑफशोर अकाउंट्स और ये जो वो तो बैंक अकाउंट्स होते हैं, बट कंपनीज हैं, दे वर यूज्ड टू बाय प्रॉपर्टी। अच्छा, यहाँ पर एक और देखें ना, यही अलमिया और अभाम है हमारे मुल्क का कि अगर बच्चा अमेरिका में पढ़ रहा है तो उस पर टैक्स लागू नहीं है, लेकिन अगर भले बाप टैक्स चोर हो, लेकिन अगर पाकिस्तान के अंदर बाप टैक्स चोर है तो बच्चे की फ़ीस में पैसे काट काट के देने, ये बड़ा जुल्म है और ये बड़ी आर्टिफिशियल सी चीज़ है। एक और चीज़ मैंने सुनी है और आपसे भी डिस्कस करूँगा, वो ये है कि ये टैक्स बहुत सारे लोग कहते हैं कि अचानक ओवरनाइट लगा। कुछ लोग कहते हैं कि इसके लिए बाकायदा प्रिपरेशन की गई,
जितने लोग बरसर इक़्तिदार या ओहदों पर फाइज थे उनको प्रायर इन्फॉर्मेशन थी, उन्होंने पाकिस्तान से अपनी सारी प्रॉपर्टियां बेची, ये सारा पैसा लिया दूसरे मालिक में लेकर गए और फिर उसके बाद ये प्रॉपर्टी टैक्स लगा। क्या ऐसी बात भी आपने सुनी है? मैंने ऐसी बात सुनी है कि क्योंकि प्रॉपर्टी में इन लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, पॉलिटिशियंस का दुनियादारी का पैसा जितना होता है वो भी इसमें है, ब्यूरोक्रेट्स का दुनियादारी का पैसा, और भी बहुत सारे इदारे। अरे मेरे पर पे आग लग गई थी, मैंने बुझा ली, सूरज के ज्यादा नजदीक जा रहा आप ये देखें तो ये पैसे बाहर गए, ऐसा मुझे किसी ने बताया। आपकी बात से मैं कुछ हद तक एग्री करूंगा जी। उसकी वजह क्या हो सकती है? आपको पता है कि जिनके हाथ में सिस्टम होता है, जो पॉलिसी मेकर होते हैं, जब इस किस्म की कोई पॉलिसी बनती है तो लाज़मी बात है उनको पता है कि क्या पॉलिसी हम बनाने जा रहे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं। जैसे मैं एक और आपको इससे रिलेटेड मिसाल दे देता हूँ। इससे रिलेटेड मिसाल ये है कि आज हम पाक चाइना कॉरिडोर की बात कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा चाइना कॉरिडोर बन रहा है, हमारा पाक चाइना कॉरिडोर बन रहा है, 46 बिलियन की हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स आ रही है, सब चीज़ें हो रही हैं हमारा। अब आप देखें कि उस रूट का किस किस को पता है, जिसने रूट डिज़ाइन किया कि ये रूट पाक चाइना कॉरिडोर यहाँ से गुजरेगा। अब जो उस रूट पर जो कोड़ियों के दाम की ज़मीन थी, उस रूट से पहले जिन लोगों को पता था, पॉलिसी मेकर्स को पता था, उन लोगों ने कोड़ियों के दाम ज़मीनें वहाँ ख़रीद ली। अब वो जब ख़रीद ली तो उसके बाद पाकिस्तान चाइना कॉरिडोर जाना है वहाँ से। अब लैंड एक्विजिशन एक्ट है, अब जब गवर्नमेंट को ज़रूरत है तो लैंड जो है गवर्नमेंट ने एक्वायर करनी है। जब गवर्नमेंट ने एक्वायर करनी है लैंड तो वो तो कॉरिडोर के अंदर आ रही है। अब लैंड के पैसे आपको कैसे मिलेंगे? इस लैंड के पैसे आपको मार्केट रेट से मिलने चाहिए जी। एक कनेक्शन आप देखें कि इस टाइम वैल्यूएशन का भी इससे बन गया, ये है सारा चक्कर। आज आपने सारे राज पर से पर्दा हटा दिया कि दरअसल उस प्रॉपर्टी की वैल्यू को बढ़ाना है ताकि गवर्नमेंट जब उसको मार्केट वैल्यू पर परचेज करे तो वारे न्यारे हो जाए। तो वो वैल्यूएशन पूरे पाकिस्तान की बढ़ा दी गई और जो फेयर मार्केट की वैल्यू ये बात कर रहे थे, ये तो हमने गवर्नमेंट को रोक दिया एहतजाज करके। अब फेयर मार्केट वैल्यू की अगर ये बात हो जाती तो फिर वैल्यूएटर्स की बात आ गई। गवर्नमेंट एक्सचेकर को कितने हमारी जेब से पैसे जाते उन प्रॉपर्टीज को खरीदने के जो पहले कोड़ियों के दाम थी और लोगों ने उन्हें खरीद लिया, वो भी बासर लोग होंगे जैसे आपने बताया, इंडिया दिया। मैं आपको बताऊं ना जी कि अगर ये वैल्यूएटर्स के पास इख्तियार रह जाता या ये इख्तियार कमिश्नर के पास रह जाता, इसका मकसद है जो कमिश्नर ने लिख के देना था वो वैल्यू हो गई, या जो वैल्यूएटर ने लिख कर दिया वो वैल्यू हो गई। तो कानूनी तौर पे भी कितना आसान फ्रेम बनाया गया इसके लिए कि वो वैल्यूएटर हमें दे देंगे और हम इस जगह की वैल्यू जो उसको समझाएंगे तो वो वैल्यूएटर ने वो लिख कर देनी है। ठीक है, स्टेट बैंक या कोई भी बैंक किसके अंडर में? हमारे गवर्नमेंट के इदारों के अंडर में है ना। तो जो हमारे गवर्नमेंट का इदारा, उसे हमारे जब मिनिस्टर साहब फरमाएंगे कि जनाब ये वैल्यूएशन करा दें, तो वो वैल्यूएशन आ गई, फाइल में पेपर लग गया, लैंड एक्विजिशन से पैसा आपका सरमाया आपके पास चला गया, आपने इधर भी वाह कर ली और उधर भी वाह अपनी आपकी हो गई। तो आप देखें कि क्या दाद लूटी उधर से भी और इधर से भी। क्या बात है, क्या बात है। बड़ा यह आपने आज बड़ा देखें, असल में बात यह गुफ्तगू से यही बात निकल के सामने आती है क्योंकि बहुत सारे लोग पोशीदा राज नहीं जानते। यहाँ पर चलें अगर ये बात कर दी तो फिर ये राज भी उठा दें कि गवादर की रियल एस्टेट के बारे में बड़े सवालात हमसे लोग पूछते हैं कि गवादर में जो है एक ज़माने में आपको पता होगा सब्ज़ी मंडी भी बन गई थी, नया एयरपोर्ट भी तैयार हो गया था जिस पर जहाज़ नहीं उतर सकता, और पता नहीं क्या क्या कितने जिना एवेन्यू तैयार हो गए थे और कितने कौन कौन से एवेन्यू तैयार हो गए थे, कौन सा अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एवेन्यू तैयार हो गया था और फलां। हुआ कुछ भी नहीं। आज भी लोग जाते हैं, कहते हैं रड़ा मैदान। गवादर में तो आपको पता है कई लोगों की चांदी हुई और कई लोगों की कब्रें बनी। ठीक है, बहुत लोग माशी कबर सर, हर किस्म की कबर, बेचारों के तो फारिग भी हो चुके कई लोग तो। ठीक है ना। अब बात यह है कि गवादर, माजी का गवादर और आज के गवादर में इंशाअल्लाह ताला अब फर्क होगा। ये जितने प्रेशर्स हमारे पर इंटरनेशनल आ रहे हैं ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ गवादर की वजह से। जो नादीदा कुव्वतें हैं वो पाकिस्तान को तरक्की करते हुए नहीं देखना चाहती। वो पाकिस्तान में हर वक्त अनस्टेबिलिटी चाहती हैं कि अनस्टेबल रहे पाकिस्तान। आज मैं सलाम करूंगा हमारी पाकिस्तान आर्मी को कि हमारी पाकिस्तान आर्मी ने जिस जोश और जज्बे के साथ ज़रब अस्ब को बेड़ा उठाया, और आप देखें कि आज माशाल्लाह हमारे मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा हुआ। आज शहर कराची को देखें तो ये
हब था हमारा, 70% रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर, ये सब माई बाप था उस गरीब आदमी का जो कहीं भी रोजगार के लिए आता था, ये शहर सबको रोजगार देता था। लेकिन इस शहर में जब 20-20, 25-25 लाशें रोज गिरा करती थी, उस वक्त क्या हाल था? नॉट लॉन्ग अगो जी, बहुत थोड़े दिन पहले की बात है। तो उसमें फिर क्या काबिल तहसीन नहीं है जनरल बिलाल या रेंजर्स का जो अमला है कि जिन्होंने अपनी शहादतें दे के, अपनी कुर्बानियां देकर इस शहर कराची में अमन किया। आज आप अल्हम्दुलिल्लाह जब बाहर निकलते हैं स्टूडियो से तो आज आपको फिक्र नहीं है कि खुदा ना खास्ता मुझे कोई टारगेट किलर आके नहीं मारेगा, आज मुझे कोई बोरी में बंद नहीं करेगा, या इस किस्म की चीज़ खुदा ना खास्ता मेरे साथ नहीं होगी। तो आप देखें कि जिसका भी कोई अच्छा काम है हमें उसे खराज तहसीन ज़रूर देना चाहिए। हमारे आर्मी का इसमें बहुत अच्छा रोल है। ज़र्ब के बाद पाक चाइना कॉरिडोर के अंदर अब इस वजह से हम मुतमईन हैं कि इसकी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जिम्मेदारी पाक आर्मी ने ली हुई है। मैं आप बताऊं, जैसे आपने अभी जिक्र किया, ज़रब अज़ब भी जो है हमारा, ये भी आप देखें 70 to 80% को मैं फॉलो करता रहा हूँ, 70 to 80% 14 अगस्त 2014 में कंप्लीट हो चुका था। ये धरने से कबल की आप बात कर रहा हूँ, 70 to 80%। और इसी तरह जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का स्ट्रेटेजिक पोर्शन, मैं आज भी कहता हूँ कि मेरे ख्याल से हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने 70 to 80% वो भी कंप्लीट कर लिया। स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर की बात कर रहा हूँ, जिसमें जो है वो राहदारी, जिसे राहदारी का क्योंकि बेसिकली कॉरिडोर में राहदारी वाला काम मेरे ख्याल 70 to 80% हो गया है। बिकॉज द मेन थिंग इज कभी कभार मुश्किल काम करना जो है वो जरूरी होता है, पहले कर ले बंदा, आसान काम बाद के लिए छोड़ दे। तो आई थिंक द मेन आर्टरीज फॉर द रोड्स हैव ऑलरेडी बीन बिल्ट, अल्हम्दुलिल्लाह, एज आई हैव बीन टोल्ड। और उसमें फिर आपने देखा होगा वजीर आजम साहब भी जो हैं वो जनरल राही शरीफ साहब गाड़ी चला रहे थे, नवाज शरीफ साहब बराबर में बैठे हुए थे, उन्होंने सड़क का दौरा भी किया नहीं, इसमें तो हम अप्रिशिएट करेंगे ना, नवाज शरीफ साहब को भी हम अप्रिशिएट करते हैं कि नवाज शरीफ साहब के दौर में देखिए हमेशा कैप्टन को उसका फायदा मिलता है। आपके दौर में अगर कोई भी अच्छा काम होता है तो आपको अप्रिसिएशन जरूर मिलती है। स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर के लिए दोनों ने साथ में दोनों का साथ होना जरूरी था और दोनों साथ एक पेज पर थे और अल्हम्दुलिल्लाह इस वजह से आज ये पाक चीन कॉरिडोर जो है तो तकरीबन जैसे आप फरमा रहे हैं। चले इस मौजू के ऊपर मैं आपके साथ एक और प्रोग्राम करूंगा, एक और कंट्रोवर्शियल मुतनाज़ा किस्म का मसला है जी। ऐसा बताया जाता है कि रियल एस्टेट में जो पैसा है, जिसमें ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन भी है, रियल एस्टेट डेवलपमेंट जी कंस्ट्रक्शन भी है, उसमें फिनिश्ड बिल्डिंग्स भी हैं, फिनिश बिल्ट अप यूनिट्स भी हैं। ये बहुत बड़ा वाइड बिजनेस है, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग इससे वाकिफ़ नहीं हैं। इसमें चंद लोगों का पैसा है, वो पैसा गलत इस्तेमाल हो रहा है। रियल एस्टेट की भी बात कर रहा हूँ, ज़्यादा मेजॉरिटी वो रियल एस्टेट के अंदर है, जिसके ऊपर कुछ कज़न या पाबंदी लगानी है। हालिया वाक़यात भी कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या आपको भी ऐसा महसूस होता है? ये जनरल बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं है, लेकिन 5 बड़ी पार्टियां यानी 5 बड़ों के इन्वेस्टमेंट के ऊपर हाथ आ रहा है। आपको ऐसा लगता है कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं रियल एस्टेट के, जिसमें ओपन प्लॉट्स भी? देखें, मैं ये समझता हूँ कि अगर कुछ इस किस्म की सोच है जी तो उसमें मुल्क का क्या फ़ायदा है। अगर आज रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स हैं, चाहे वो किसी की भी हैं, उसको चेक एंड बैलेंस का हुकूमत वक्त का काम है। अगर वो पैसा आ रहा है तो रियल एस्टेट से सेफ और जगह है कोई नहीं आपके पास कि ना प्लॉट में ख़राब होना है, ना सड़ना है, ना उधर से उठना है। आप एक सेक्टर की बात अगर करते हैं तो उस जगह पे मुनज़्ज़िम प्लॉट उन्होंने रखे हुए। अगर आप नाम DHA का मैं ले देता हूँ आपका, कि वहाँ पर जब आपको प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपको पता है ना डबलिंग होती है, ना कब्ज़ा होना है, ना कुछ होना है। इस वजह से उसकी वैल्यू एडिशन होती जा रही है। अगर आप उसको बीइंग अ कमर्शियल बिल्डिंग बनाने जाएं तो आपको वारा नहीं आता, ये मैं आपको बताऊं। वो तो एक सेमी ऑटोनमस, और आप ऐसे समझ लें कि हमारे बहुत बड़ी दिफाई तंजीम के अंडर काम करने वाला इदारा है। मैं उनकी तरफ तो इशारा नहीं कर रहा, मैं तो इशारा उनकी तरफ कर रहा हूँ जिन्होंने गालिबन यहाँ भी कुछ प्लॉट लिए हों, लेकिन जिनको 5 बड़े कहते हैं, लेकिन उनका सरमाया तो है रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन के अंदर। आपके ख्याल से क्या उन पर कज़न पाबंदी लगा देने से सारी चीजें ठीक हो जाएंगी? एक मैं बात कर रहा हूं, मैं समझता हूं किसी पर भी पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। वो सब के सब हमारे मुल्क के शहरी हैं। अगर उनमें कोई लाकानूनियत है, उस लाकानूनियत को दूर करना चाहिए। अच्छा, और मैं कतई किसी कानूनी फैसले का जिक्र नहीं कर रहा, आप समझ गए होंगे मैं क्या बात। जी जी, मैं भी आपको, मैंने भी समझा दिया आपको अपनी बात से। लोग फील कर रहे हैं जी ऐसा, जी, और ये फीलिंग सब में है। इनसिक्योरिटी अगर आएगी रियल एस्टेट डेवलपमेंट में, कंस्ट्रक्शन के अंदर, तो इट्स डू यू थिंक इट्स गोइंग टू हैव पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी?
ये देखें, अगर नेगेटिव तो होना नहीं चाहिए, पॉजिटिव। अगर ये जरा सी नेगेटिविटी आ गई तो जो सरमायाकारी पाकिस्तान में आज हुई है, तो दोबारा जहां सरमायाकारी हुई थी हमारे पड़ोसी मुल्क में, तो वहां दोबारा चली जाएगी। अगर आप चाहते हैं दोबारा। तो आपने तो खुल के ही बोल दिया पूरा का पूरा। बिल्कुल सही है, आपने उसको बहुत ज्यादा खुल के बोल दिया। सर खुल के, मेरा स्टाइल ही खुल के बोलना है, मैं दबे अल्फाज में बोलता ही नहीं हूँ, मेरा ये स्टाइल है, मैं खुल के बोलता हूँ। और अगर वहां चली गई तो फिर वो यहाँ नहीं रुकेगी। ऑफ कोर्स, अगर ये चाहते हैं आप किस तबाह करना मजीद इस सेक्टर को, अगर आप इस चीज पे खुश है तो सारे के सारे सरमायाकार दोबारा उठ के चले जाएंगे। जो बिजनेसमैन होता है वो इंतहाई डरपोक होता है, वो अपने सरमाए की हिफाजत करता है कि उसका सरमाया काम महफूज है। तो आप इस किस्म के कॉरिडोर्स उनको दें, ऐसे एवेन्यूज़ दें कि जहां उनका सरमाया सेफ हो, ताकि बिजनेसमैन को परेशानी ना हो। अगर वो बिजनेस कर रहा है तो मैं ये समझता हूँ वो पाकिस्तानी तो है, अगर वो कुछ गेन कर रहा है, कुछ प्रॉफिट कर रहा है, तो हमें खुश होना चाहिए उस पर। कोई अगर उसको रियल इस्टेट वाला, कम से कम उस इंडस्ट्री से रियल इस्टेट वाले को कोई फायदा तो हो रहा है ना, उसको उसका कमीशन तो मिल रहा है ना। तो आप क्यों, अगर आप इस किस्म की कदगन लगा देंगे तो वो जो रियल इस्टेट के शोबा है, जो ब्रोकरेज के 25,000 लोग रियल इस्टेट में काम करते हैं, उन सब का रोजी रोजगार खराब हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा। एक क्या हुआ, इस शहर को घोटा गया, इसके अंदर बहुत सारी वर्टिकल कंस्ट्रक्शन हो सकती थी, लेकिन सो कॉल्ड बहुत सारे एनजीओज हैं जिनके दिल में बहुत ज़्यादा दर्द है। सिर्फ कराची डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर फिरे टाउन, क्लिफ्टन, सदर हैं, इसके अलावा और कहीं नहीं। सारा दिल का दर्द यहीं है, सारी तकलीफ़ें यहीं पर हैं, भले बाकी जगह कुछ भी होता रहे। उनकी वजह से वर्टिकल कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकी सिटी सेंटर के अंदर, और बहाना ये रहा कि ये है वो है। अब जब वो लोग इतने पावरफुल नहीं रहे तो हम देख रहे हैं बेहंगम कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई इन इलाकों में। अगर आज आप जाएं बात आइलैंड के अंदर, अब तो बहुत सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट भी हो गए, क्योंकि बिल्डर भी बड़ा होशियार हो गया, वो बस साल में ही अब निकाल देता है बिल्डिंग। तो मेन इशू ये है कि आपके ख्याल से क्या इसका कोई रेगुलर मेथडोलॉजी नहीं होनी चाहिए कि जो प्रेशर ग्रुप्स हैं उनके अगर एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं या कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल कंसर्न्स हैं तो उनको डायरेक्टली एड्रेस किया जाए। वो काम रुकवा देते हैं, बहुत सारे इसके अंदर अच्छे भी लोग हैं, बहुत सारे बुरे भी हैं जो ब्लैकमेल करते हैं। ज्यादातर बुरे लोग हैं जो एनजीओज हैं, ज्यादातर बुरे लोग हैं। मैं मेजॉरिटी जो है तो आपको बता रहा हूँ ना, मैं आपको 95% बुरे लोग हैं, 95% बुरे लोग हैं, 5% शायद को ठीक काम करते हैं। बुरे लोग इसलिए कह रहा हूं, करते हैं बिल्कुल 100% ब्लैकमेलिंग करते हैं। 50 बंदों की तो मैंने हाई कोर्ट की सजा याफ्ता लिस्ट दी है मैंने चीफ जस्टिस को इस एनजीओज की, कि जो मुख्तलिफ लोगों पर ब्लैकमेलिंग के लिए केसेस करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि आ जाओ। इसको फिर मैं और अल्फाज, पहले मैंने आपको दुनियादारी का लफ्ज दिया, फिर मैं इसको नया लफ्ज देता हूं, हमसे बैठ के तोड़ बट्टा करो। वो कहते हैं हमसे बैठ जाओ, अंडरस्टैंडिंग कर लो, नेगोशिएशन कहते हैं सर उसको, इससे सर वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, लीगल टर्म सर। हाँ वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं तो दीगर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट आपसे कर लेते हैं। आप तो भी उस तरफ लेके जा रहे हैं आप। सर मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं कि इन सब का एक ग्रुप बना हुआ है एनजीओज का, उसमें एक वकील साहब भी होते हैं। माजरत के साथ वकला से मैं कई दफा ये फोरम पे कह चुका हूं कि अपने आप में से काली भेड़ों को निकालो। वो सब लोग बैठ के किसी न किसी पे कोई भी कोई काम करेगा, उस पर उसने केस डाल देना है 15,000 रुपये कोर्ट फी लगाने के बाद, और जज साहब ने उसको एक्सेप्ट कर लेना है। अरे भाई हम जजेस साहबान को भी कह चुके हैं, खुदा के लिए आप लोगों ने खुद इन एनजीओज पे बैन लगाया हुआ है, आपने सजाएं दी है, इनको तो बैन कर दो कम से कम दोबारा अपेयर होने से। उनका मौकफ तो सुन लें। उनका मौकफ ये है कि बिल्डिंग बनाने वाला बिल्डर जो है वो खाली नंबर ऑफ फ्लोर्स में इजाफा करना चाहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ कुछ नहीं तवज्जो उसकी। ये बिल्डर का काम नहीं है ना, ये अथॉरिटी का काम है जो हमसे पैसे लेती है। बिल्डर को क्यों आप कसूरवार कह देते हैं? फ्लोर में एफएआर जितना अलाउ करता है बिल्डर उतनी ही बिल्डिंग बनाता है, एक फ्लोर भी एक्स्ट्रा नहीं बनाता। अगर एक्स्ट्रा फ्लोर बनाएगा तो बिल्डर किसके अंडर में? सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अंडर में। उनका स्क्वाड हथौड़ा लेकर पहुंच जाता है ना तोड़ने के लिए। तो भाई जिसका जो काम है उसको करने दो ना, आपका ये काम ही नहीं है, उनका काम है चेक करना। आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जब आप बाथ आइलैंड की बात आपने की या दूसरे आपने जगहों की बात आपने की, तो जब ये हमसे पैसे लेते हैं, एक बहुत बड़ी शख्सियत रहा करते थे बाथ आइलैंड। जी जी इंतकाल हो गया, दुनिया में नहीं रहे, दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वो उन्होंने काफी प्रोटेक्ट किया बाथ आइलैंड को। लेकिन अब उसके बाद तो बिल्कुल ऐसा हो गया, फ्रे टाउन को भी वो साथ साथ प्रोटेक्ट करते रहे, लेकिन अब वो तो बिल्कुल आउट। और मैं आपको बताऊं बड़ा पैसा है ये कंस्ट्रक्शन के अंदर, लेकिन इस पर आपके साथ एक जो है बहुत जिसे कहूँगा कि मुनफरिद नौइयत का मुस्तनद प्रोग्राम करना है कि क्यों लोग कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन में 1 का 10 बन जाता है, जिसकी नफ़ी आप कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिरी बात है लोगों के जहन के अंदर बहुत सारे
ऐसे गलत, बहुत सारी ऐसी गलत फहमियाँ भी होती हैं जिनको दूर किया जा सकता है। ऑब्वियसली देयर आर मेनी चैलेंजेस फॉर बिल्डर्स एंड कंस्ट्रक्टर्स इन कराची, देयर शुड बी नो डाउट अबाउट इट। बड़ी मशहूर बात है, वक्त मेरे पास खत्म हो गया। बड़ी मशहूर बात है कि दूसरे का काम अच्छा लगता है, और एक और में आप अजीब सी बात है लेकिन नहीं, मिसाल अगर आप नहीं, वो मैं मिसाल ही समझ गया कि दूसरे की कौन सी चीज लोगों को अच्छी लगती है। यानी गौर साहब आपका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ गुफ्तगू कर बहुत सारे मौजूआत इसमें कवर हो गए। दरअसल हम FBR का मौजू लेकर निकले थे, को मैं फोकस करना चाह रहा था कि एक्चुअली आबाद का या बिल्डर्स की क्या कंसर्न्स है, क्योंकि उसमें ज़रा मिक्स हो जाते हैं इंटरेस्ट लोगों के, लोग उसे बंडल अप कर लेते हैं तो उनको गलत फहमी हो जाती है। इसीलिए इन्होंने क्लियर किया कि उसमें इनके अहदाफ क्या थे, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे जो ये इस्लामाबाद लेकर गए थे और वहाँ पर इन्होंने क्या चीज़ अचीव की। एक दफ़ा फिर से आपका शुक्रिया, आप शो पर तशरीफ लाए। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा मुतारिक आपके सवालात और पैगामात का इंतज़ार करेंगे, उनको मज़ामीन के तौर पर शोज़ में शामिल करेंगे। आज के लिए अली नासिर को, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।